Hello students, myself Trilok Sanjajiran. Today in this video lecture, I am going to cover the topic called inventory control. In this session, we are going to learn about the objective behind the inventory control. So what is the objective? The company objective is to achieve the maximum efficiency in the production and sales with the minimum investment in inventory. So what is the meaning of this statement? The company has to invest something on their inventory, whether it's a raw material or whether it's a finished goods. We know the finished goods में तो कॉस्ट लगता ही है क्योंकि उसको प्रोडक्शन बनाने में जो भी खर्चा होता है दैट विल द पार्ट ऑफ दैट वी कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ लेबर, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट overhead, and number of expenses we need to incur for the to produce any goods. So that is a part of finished goods. Similarly, we need to invest something on the raw material. If without raw material we cannot think about the production. So both the things require the investment. So company's basic objective is to invest minimum but get the maximum output. So for that, the company have a different methods or technique for this inventory control. Like we have number one, setting of various stock level. In this session I am going to cover this first point, that is we are going to learn the different stock levels. Okay. Then second, we have a fixing economic order quantity. This is the method, or we have a under this we have a two way to calculate the economic order quantity. Economic order quantity का मतलब क्या होता है कि where your ordering cost and carrying cost should be at minimum level. मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब हमें कितना क्वांटिटी ऑर्डर करें कि जिस पे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम हो और कैरिंग कॉस्ट कम से कम हो. अब पहले हमें ये समझना पड़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है. ऑर्डरिंग कॉस्ट वो होता है जब हम किसी चीज को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस पर लगने वाला कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल उसका कॉस्ट, परचेज प्राइस, ठीक है. उसके साथ हमें उस गुड्स को अपने यहाँ तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा. ट्रांसपोर्टेशन से पहले आपको लोडिंग देनी पड़ेगी, फिर अपने यहाँ पे अनलोडिंग करना पड़ेगा, फिर किसी किसी केसेस में आपको इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है. तो वो सारे खर्चे मिलके उस मटेरियल का कॉस्ट बन जाता है. नॉट ओनली द परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट के साथ जो भी खर्चे लगते हैं उसको किस में जोड़ देते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट में. फिर दूसरा होता है कैरिंग कॉस्ट. जब वो गुड्स हमारे पास आ जाता है तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट गुड्स टू मेंटेन इन प्रॉपर कंडीशन में. अदरवाइज वो यूजफुल नहीं रहेगा. अगर खराब हो जाएगा तो हम गुड्स को कैसे यूज करेंगे. तो यूजेबल कंडीशन में रखने के लिए उस पर हमें कुछ कॉस्ट रखना पड़ता है. लाइक अकॉर्डिंग टू द गुड्स वी नीड टू क्रिएट अ वेयर हाउस. हमें वेयर हाउस बिल्ड करना पड़ेगा. फिर वेयर हाउस को केयर करने के लिए हमें वी नीड अ मैन पावर जिसको हम बोलते हैं स्टॉक कीपर्स. ठीक है. फिर अकॉर्डिंग टू द गुड्स वी आल्सो मेक द एडजस्टमेंट इन द वेयर हाउस. अगर पेरिशेबल गुड्स है तो मुझे डीप फ्रीजर की फैसिलिटी लानी पड़ेगी, तो दैट अगेन कम टू द माय एक्स्ट्रा कॉस्ट. तो ये क्या हो जाता है, कैरिंग कॉस्ट होता है. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का एक रिलेशन होता है क्वांटिटी के साथ. अब आप बोलोगे रिलेशन मतलब क्या. अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को क्वांटिटी से कंपेयर करें, ऑर्डरिंग कॉस्ट को और क्वांटिटी के साथ कंपेयर करें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और क्वांटिटी का क्या है, इनवर्स रिलेशन है. Inverse relation means what? If we are buying more quantity, the ordering cost will be less. अब आप कहोगे कैसे सर, परचेज प्राइस तो वही रहेगी चाहे मैं एक क्वांटिटी ऑर्डर करूँ या 100 क्वांटिटी. नहीं स्टूडेंट, इसमें फर्क है. परचेज प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप एक क्वांटिटी करो या 100 क्वांटिटी. बट जो अदर कॉस्ट जो ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ जुड़ते हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. अब आप ट्रक में 1 यूनिट मंगाओ या 10,000 यूनिट मंगाओ, फर्क है. क्योंकि ट्रक वाले तो पूरा पैसा लेगा ट्रांसपोर्टेशन का. अब उसके अंदर आप 1 यूनिट मंगाओ या 10,000 यूनिट, उससे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर हम ज्यादा क्वांटिटी मंगाते हैं तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट गिर जाता है. कम मंगाएंगे तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा. तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन. मतलब ज्यादा क्वांटिटी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम, कम क्वांटिटी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा. ऐसे ही कैरिंग कॉस्ट में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है. ठीक है. मतलब अगर क्वांटिटी ज्यादा मंगाई तो कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा, क्वांटिटी कम मंगाई तो कैरिंग कॉस्ट भी कम. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी मंगाई तो उसके हिसाब से आपको वेयर हाउस की स्पेस मतलब स्टोरेज कॉस्ट लगेगी, बड़ा वेयर हाउस लगेगा. उसी के हिसाब से आपको मैन पावर लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी और अदर फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी.
कम सामान मंगाओगे तो आपके छोटे गोडाउन से काम चल जाएगा, लिमिटेड मैन पावर से काम हो जाएगा, उसी के हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा और अदर कॉस्ट लगेगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, उल्टा है। तो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जहां पे ये दोनों मिनिमम लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है, मतलब बीच का इक्विलिब्रियम पॉइंट, वेयर द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट एट मिनिमम लेवल, ठीक है। फिर एक एबीसी एनालिसिस होता है जिसमें हम इन्वेंट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूएशन एंड डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ द गुड्स। अगर पेरिशेबल है और हाई वैल्यू है तो मुझको ए कैटेगरी में रखूंगा, विदाउट पेरिशेबल गुड्स से बट थोड़ी मीडियम लेवल का उसका वैल्यू तो बी कैटेगरी में रखूंगा, और बचा हुआ सी कैटेगरी में रखूंगा। एंड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी आई विल मेक द अरेंजमेंट फॉर देयर मैनेजमेंट। उसके मैनेजमेंट के लिए हम प्रॉपर कंडीशन और प्रोसेस सेटअप लगाऊंगा। फिर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमें इस मेथड के थ्रू वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विच वी आर होल्डिंग, और उसी के हिसाब से हमें डे बाय डे बेसिस हमें वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है कि कितना स्टॉक हमें किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना है, तो उसके लिए भी वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये 4 स्टेप्स कह लो किसी भी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ओनली फर्स्ट मेथड, दैट इज वेरी स्टॉक लेवल। So student, the first level we need to learn, that is a reorder level. We need to understand what is a reorder level. The word, what the word say, reorder, means the level at which we need to order again. ठीक है, it's lie between the minimum and maximum level that we are going to learn in next slides. So what is the minimum level and what is the maximum level, but just keep in mind that this is lies between the minimum level and maximum level, ये मैंने दोनों के बीच का कुछ होता है। इन शॉर्ट, इस लेवल पे आके जैसे हमारा लेवल स्टॉक उस लेवल तक पहुंचता है तो वैसे उसी लेवल पे हमें रीऑर्डर करना है। इसका एक बहुत लेमन एग्जांपल लेता हूँ। अपने जैसे किचन्स में हमारे क्या होता है, ग्रोसरीज रहती है, तो कब मम्मी पापा को लगता है कि हमें फिर से किराना स्टोर जाना चाहिए, डीमार्ट जाके खरीदना चाहिए, है कि ना? ऐसे तो नहीं खत्म होने के बाद ऑर्डर करते हैं, कभी नहीं करेंगे। कोई ना कोई हमारे पास सामान रहता है तो वो मम्मी पापा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देखते हैं कि हमारे पास 4 दिन का ग्रोसरी है, तो जाके वो ऑर्डर कर देते हैं, खत्म होने का वेट नहीं करते। सिमिलरली द कंपनी विल मेंटेन a minimum level and maximum level, and in between that when the stock reach to that level the company again place a new order, fresh order place कर देगा, ठीक है, रीऑर्डर करने के लिए वो उस लेवल तक आता है, ठीक है, जो मिनिमम मैक्सिमम के बीच में होता है। फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट, कि रीऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। पहला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब रीऑर्डर पीरियड क्या होता है, व्हाट इज द रीऑर्डर पीरियड, द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू गेट योर गुड्स, मतलब आपके ऑर्डर करने और डिलीवरी के बीच में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर पीरियड। अभी आप सबने तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग की होगी, ये सुनो, जब आप ऑर्डर कर देते थे कंफर्मेशन मैसेज आता है जिसमें 2 डेट मेंशन की रहती है, ये सुनो, उन 2 डेट का मतलब क्या होता है कि कम से कम इस डेट पर डिलीवरी कर देंगे, मैक्सिमम इस डेट तक तो पक्का डिलीवरी कर देंगे। 2 डेट दी रहती है, तो दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर पीरियड। तो उसको मिनिमम डेट को बोलते हैं मिनिमम रीऑर्डर टाइम, और दूसरे को बोलते हैं मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। जैसे नॉर्मल हम क्वेश्चन जब देखेंगे तो क्वेश्चन में की लैंग्वेज आएगी रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक। इट मीन्स व्हाट, कि मिनिमम 4 हफ्ते लगेंगे मुझे वापस मेरा सामान मतलब स्टॉक आने तक मेरे गोडाउन में, या मैक्सिमम 6 हफ्ते में सप्लायर डिलीवरी कर देंगे। So that is reorder period. Second, अगर ये हमें information नहीं है in the question, the information is missing about the maximum consumption and maximum reorder period, then you have to use the alternative formula which we have, that is minimum level plus average consumption into average reorder period. अब average consumption क्या होता है, average consumption निकालने के लिए हमारे पास है minimum consumption प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। मिनिमम कंजम्पशन क्या होता है कि एक दिन में कंपनी में कितना मटेरियल लगता है, कितनी क्वांटिटी एक दिन में यूज होती है, या फिर मैक्सिमम अगर कंपनी अच्छे से काम करे तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। अगेन इसका एक लेमन एग्जांपल लूं, जैसे नॉर्मल हम 2 चपाती खा लेते हैं, बट किसी दिन अपनी फेवरेट सब्जी बनी रही तो हम क्या करते हैं 3 चपाती भी खा लेते हैं।
सो वो मेरा 2 चपाती मेरा मिनिमम कंजम्पशन हो गया, मेरा 3 चपाती मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन हो गया। तो इन दोनों को जब हम ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारा एवरेज कंजम्पशन निकल जाता है। तो मतलब अगर कोई मेरे बारे में कहे तो कह सकता है कि नॉर्मली सर 2.5 चपाती खाते हैं, ये एवरेज है। ऐसे एवरेज रीऑर्डर पीरियड क्या होता है? एवरेज रीऑर्डर पीरियड भी क्या होता है, हमें मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि मिनिमम 4 हफ्ते लगते हैं, मैक्सिमम 6, तो 4 + 6 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 तो क्या आया 5। तो 5 मेरा क्या हो गया एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो मैं ये जब मैं ये रीऑर्डर लेवल या इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए बात करूंगा तो मैं अपने दिमाग में रखूंगा कि मुझे वापस गुड्स मिलने के लिए या ऑर्डर पूरा होने में मुझे कम से कम ऑन एन एवरेज 5 हफ्ते लगते हैं। सो दैट इज अ रीऑर्डर लेवल। Now minimum level. What is the minimum level? Minimum level means the lowest level of inventory. If the stock go beyond that level, the production will be stopped. So company tried to maintain the level of the stock so that production should not be stopped. If the production will stop, then it will incur the extra cost on the company. Why? If there is no material, the labor will wait for the material. So the waiting of that labor is called idle time. जितना idle time होगा, that will come to equal to the cost. जितना idle time उतना cost कंपनी के लिए बढ़ेगा। So कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन रुके। तो प्रोडक्शन को रुकने से बचाने के लिए एक मिनिमम लेवल हमारे पास मेंटेन रहता है। उस लेवल से जैसे नीचे जाएगा, द कंपनी विल डिसाइड इट्स द टाइम टू रीऑर्डर। ये टाइम है रीऑर्डर करने के लिए। अगेन मिनिमम लेवल के लिए भी कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे मैक्सिमम कंजम्पशन एंड मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। मिनिमम लेवल किस फैक्टर पे कैलकुलेट करते हैं कि मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन कितना होगा और मेरा मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना होगा। क्योंकि अगर डिलीवरी पीरियड ज़्यादा रखेगा तो उसके हिसाब से मैं जो मिनिमम लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे डिलीवरी के अंदर 6 हफ्ते लग रहे हैं मुझे डिलीवरी मिलने में, तो मुझे नेक्स्ट 6 दिन तक का स्टॉक मेरे गोडाउन में होना चाहिए। क्योंकि जब तक डिलीवरी नहीं मिलेगी तब तक तो प्रोडक्शन चलता रहेगा, और जब प्रोडक्शन चलता रहेगा तो मुझे प्रोडक्शन मैनेजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। तो उसका एक फैक्टर हो गया। दूसरा हो गया एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन फॉर ईच इन्वेंट्री। सपोज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आई नीड मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मटेरियल लगता है अलग अलग कैटेगरी का। कुछ लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं, कुछ दूसरे टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कार मैन्युफैक्चर में हमें स्टील भी लगता है, फाइबर भी लगता है, ग्लास भी लगता है। तो मल्टीपल मटेरियल से बन के वो प्रोडक्ट बनता है। तो उसके लिए मुझे एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन निकालना पड़ेगा हर एक कैटेगरी के लिए जो मुझे किसी प्रोडक्ट को बनाने में लग रही। देन नेक्स्ट वी हैव एवरेज रीऑर्डर फॉर ईच टाइम। तो मुझे कितना रीऑर्डर करना है वो भी देखना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे मैक्सिमम और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को कैलकुलेट करके निकालना, जैसे हमने रीऑर्डर लेवल मैंने बताया था कि हमें एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैलकुलेट करना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती है तब जाके हमारा मिनिमम लेवल का फॉर्मूला बनता है, जो है हमारा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। So reorder level we have already learned in the previous slide how we are going to calculate the reorder level, that we already covered. तो हमें पहले reorder level पता होना चाहिए, then we can easily calculate average consumption and average reorder period, and by using this formula we come to a quantity। एक quantity हमारे पास आती है आंसर के फॉर्म में, तो उतनी quantity हमेशा गोडाउन में होनी चाहिए। अगर उतनी क्वांटिटी कोई कंपनी मेंटेन करती है तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मिनिमम लेवल। नेक्स्ट लेवल वी हैव दैट इज मैक्सिमम लेवल। सो मैक्सिमम लेवल क्या होता है? मैक्सिमम लेवल इंडिकेट द मैक्सिमम फिगर ऑफ इन्वेंट्री क्वांटिटी टू बी हेल्ड इन द स्टॉक एट एनी टाइम। अब आप बोलोगे सर प्रोडक्शन नहीं रोकना है तो ठीक है ना, हम बहुत सारी क्वांटिटी मंगा लेते हैं। नो स्टूडेंट, अगेन दिस इज कम टू द एक्स्ट्रा कॉस्ट। क्योंकि अगर आपकी जरूरत से ज्यादा आपने सामान मंगाया तो अननेसेसरी और कैपिटल विल बी ब्लॉक्ड इन दैट स्टॉक, एंड दैट स्टॉक लेट टेक टाइम to convert into the finished goods, and finished goods will convert into sale. So during that time extra time required, so extra time again come to the cost। क्योंकि बिजनेस में एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है टाइम इक्वल टू मनी। अगर किसी चीज पे हद से ज्यादा टाइम लग रहा है तो दैट कंसिडर एज ए कॉस्ट। ठीक है,
सो कंपनी को फियर है कि मुझे प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत सारा भर के रख ले, ठीक है। जैसे फॉर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको कल फास्ट करना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कल का खाना आज खा के बैठ जाओ कि नहीं कल फास्ट करना है, मुझे डर है कल भूखा नहीं मर जाऊँ अगर ज्यादा मुझे फास्ट के टाइम, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही कंपनी को भी फियर रहता है कि मेरा प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, बट इसका मतलब नहीं है कि वो हद से ज्यादा गुड्स को स्टॉक कर ले, ठीक है, क्योंकि अगर वो स्टॉक कर भी लेगा तो उसकी कैपिटल अननेसेसरी ब्लॉक हो जाएगी स्टॉक में। सो मिनिमम लेवल को कैसे कैलकुलेट, मैक्सिमम लेवल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगेन इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट वन रीऑर्डर लेवल होता है, रीऑर्डर लेवल के साथ मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड दोनों होते हैं। फिर मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम डिलीवरी पीरियड। फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैंने बताई थी कि ऐसी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करूं, मतलब ऑर्डर करते टाइम कितनी क्वांटिटी की डिमांड करूं जिसकी वजह से मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम लगे और कैरिंग कॉस्ट भी कम लगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, इस मेथड से अगर आप क्वांटिटी नहीं ढूंढोगे कि मुझे कितना ऑर्डर करना है, तो क्या होगा, एक चीज ऑब्जेक्टिव कवर होगी, या तो आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को कंट्रोल कर पाओगे, अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट पे फोकस किया तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर कैरिंग कॉस्ट पे आपने फोकस किया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इन दोनों को कंट्रोल में करने के लिए आपको इकोनॉमिक ऑर्डर मेथड फॉलो करना ही पड़ेगा, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड आपको मैक्सिमम लेवल को मेंटेन करने में भी आपको हेल्प करता है। देन आपके पास फंड भी अवेलेबल होना चाहिए, कई बार आपके पास फंड नहीं होता, उसी के हिसाब को मैक्सिमम लेवल के हिसाब के पास आपको स्टोरेज स्पेस बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो बिल्ड करना पड़ेगा, अगेन यू नीड फंड। फिर नेचर ऑफ आइटम, अगर आपका पेरिशेबल है नॉन पेरिशेबल है तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मैनेज द थिंग्स इन द वेयर हाउस। then the prices also, sometimes there are some certain goods which are very high prices, come with a high price, and there are some stock which require only बहुत cheap level पे हमको मिल जाता है। so, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हम मैक्सिमम लेवल की तरफ बढ़ते हैं। अगर इंपोर्टेड मटेरियल है तो उसके लिए फिर आपको थोड़ी सी और क्या बोलते हैं बफर टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर बहुत से सारे फैक्टर इंप्लीमेंट हो जाते हैं कि जिस कंट्री से आप सामान इंपोर्ट कर रहे हो तो उस कंट्री के साथ हमारा रिलेशन कैसे है, अगर रिलेशन खराब हो तो मेरी सप्लाई इफेक्ट करेगी, और जब इंपोर्ट करोगे तो अगेन आपका मार्केट भी डिपेंड करेगा, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, डॉलर का रेट, मतलब जिसमें आप पेमेंट करें, तो मल्टीपल फैक्टर आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन केस ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल, तो उनको भी कंसिडर करना है। फिर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, सिंपल फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब एक क्वांटिटी में एक ऑर्डर जब आप कर रहे हो तो उस ऑर्डर के टाइम आप कितनी क्वांटिटी मंगा रहे हो, मतलब ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी मंगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर क्वांटिटी। बाकी मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मिनिमम कितना हम कंज्यूम करते हैं और मिनिमम डिलीवरी पीरियड कितना है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम लेवल। Students, I have taken one example so we can understand what is the minimum level and maximum level and reorder level. ठीक है? So this is the question. What the question says: in a company, weekly minimum and maximum consumption of a material A are 25 and 75 units. The reorder quantity is fixed by the company's 300 units. It means the एक टाइम में ऑर्डर करने पे कितनी क्वांटिटी एक साथ मंगा सकता हूँ, तो आई एम ऑर्डरिंग 300 यूनिट्स, सो दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग क्वांटिटी, कि ऑर्डर करने के टाइम कितनी क्वांटिटी एक साथ मंगा रहा हूँ। द मटेरियल रिसीव्ड विद इन 4 to 6 weeks. It means minimum 4 weeks I require and maximum 6 weeks require for supply. Then emergency reorder period is 2 weeks. Calculate minimum level, maximum level and average level of material A. So this information is just for sake of extra information. This is not going to use in anywhere in this question. So first of all we need to calculate the minimum level. So minimum level का formula अगर याद करें तो हमें क्या formula आता है, reorder level minus average consumption into average reorder period. क्या होता है मिनिमम लेवल का फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब तीनों ही चीजें इस क्वेश्चन में नहीं दी रेडीमेड हमें, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वन बाय वन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज कंजम्पशन, जो कि हमारा क्या है, एवरेज कंजम्पशन का क्या फॉर्मूला था हमारा, मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। सो मिनिमम 25 यूनिट्स, मैक्सिमम 75, आई एम एडिंग बोथ the things and divide by 2, so I am getting 50 as a average consumption, 50 units. Similarly average reorder period,
4 plus 6 divided by 2, so average reorder period equal to 5 weeks. Then with the help of this two information I can calculate reorder level. और reorder level का वैसे भी formula simple है, maximum consumption into maximum reorder period. This is, then I am putting the information which are given in the question, that is what is the maximum consumption, 75 units. What is the maximum reorder period, 6. So 75 into 6, then I am getting what, 450 units. So it means what state कि when गोडाउन में 450 यूनिट रहेगा, जैसे ही गोडाउन में 450 यूनिट बचेंगे, the company needs to make an order again, fresh order. So with the help of all these three available information, I can easily calculate minimum level. The formula says reorder level minus average consumption into average reorder period. So all the three information already available, I mean already calculated. So use this all the information or put in the formula. So 450 minus 50 into 5. So finally I am getting 200 units. क्या मिला, 200 units is the minimum level. Similarly maximum level के लिए क्या formula हमारा, reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum reorder period. So all the four things are available in the question, और जो नहीं थी हमने ढूंढ ली. So 450 plus 300, ओके यहाँ पे एक माइनस साइन है, ठीक है. So 450 plus 300 minus 25 into 4. So कैलकुलेट करने पे हमें आंसर आ जाता है 650 यूनिट्स, ठीक है. ओके so thank you student. Enough for today's lecture. Means in this video I have covered the minimum level, maximum level, reorder level, economic order quantity, ordering cost, carrying cost. Means I have got some couple of concepts which are related to the inventory control. I hope you like this session. Thank you very much, and bye.